बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज ब्रांच अकाउंटिंग के अंतर्गत विदेशी शाखाएं फॉरेन ब्रांचेस के बारे में व्याख्यान होगा। विद्यार्थियों, हाल के कुछ वर्षों में वैश्वीकरण के आधुनिक युग में व्यापार का क्षेत्र अंतर्राज्यीय हो जाने के कारण वर्तमान में अनेक व्यावसायिक संस्थाओं की विभिन्न देशों में कई शाखाएं पाई जाती हैं। सामान्यतः ये शाखाएं व्यवसाय एवं लेखांकन की दृष्टि से लगभग स्वतंत्र शाखाओं की श्रेणी में कार्यरत होती हैं। ऐसे शाखाएं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने लेन देनों को स्वयं दर्ज करने हेतु संपूर्ण लेखा पुस्तकें रखती हैं तथा वर्ष के अंत में अपने ट्रायल बैलेंस अथवा अंतिम खातों की प्रतिलिपि प्रधान कार्यालय को भेज देती है। ऐसी शाखाएं अपनी लेखा पुस्तकें एवं देश की मुद्रा में रखती हैं जिस देश में व्यवसाय करती है। संपूर्ण लेखा पुस्तकें रखने वाली देशी शाखाओं के भीतर विदेशी शाखाओं के तलपट की मधु का प्रदान कार्यालय की पुस्तकों में इनकॉर्पोरेशन या समामेलन कर दिया जाता है, किंतु अलग अलग देशों के विभिन्न करेंसी प्रचलित होने के कारण विदेशी शाखाओं के प्रधान कार्यालय को प्राप्त हुए प्रत्येक विदेशी शाखा के ट्रायल बैलेंस की मदों की विदेशी मुद्रा में दर्ज हुई राशियों को प्रधान कार्यालय वाले देशों में प्रचलित मुद्रा के अनुसार, मैंने यहाँ पर प्रचलित मुद्रा का पर जोर दे रहा हूँ ताकि कन्वर्जन ऑफ द करेंसी का होना यहाँ पर बहुत अति ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो भारत में स्थापित एक व्यवसायी संस्थान की लंदन तथा टोक्यो में शाखाएं हैं। वंत के अंतर में लंदन शाखाएं में जो ट्रायल बैलेंस प्राप्त होगा उनकी मदों के सामने राशि पाउंड स्टीलिंग मुद्रा में ही दी हुई होगी तथा टोक्यो की शाखा के ट्रायल बैलेंस से जो ट्रायल बैलेंस प्राप्त होगा उसका येन मुद्रा में दी गई होगी। भारत के स्थित प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में राशियां भारतीय मुद्रा जो कि भारतीय रुपयों में इंडियन नेशनल रुपयों में होगी। अतः जब तक लंदन और टोक्यो शहर के तलपटों में या ट्रायल बैलेंस की मदों में भारतीय मुद्रा भारतीय रुपयों में परिवर्तन न किया जाए तब तक शाखाओं के तलपट या ट्रायल बैलेंस की मदों का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ब्रांच ट्रायल बैलेंस फिगर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखाओं में ट्रायल बैलेंस की राशियों का प्रधान कार्यालय वाले देश की होम करेंसी में जो परिवर्तन किया जाता है उसका आधार दोनों देशों शाखा एवं प्रधान कार्यालय की मुद्राओं के संबंध में विभिन्न समयों में प्रचलित विनिमय दरें रेट्स ऑफ एक्सचेंज होती है। विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में गड़बड़ के कारण विदेशी मुद्रा
की पूर्ति के कारण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यही कारण कि वर्ष के विभिन्न समयों में ये विनिमय दरें अलग अलग पाई जाती है। विदेशी शाखा में जो ट्रायल बैलेंस की मदों के प्रधान कार्यालय में मुद्रा के परिवर्तन करने के उद्देश्य से ज्ञात करना आवश्यक है कि संबंधित विदेशी शाखा, जिसको हम इंटेग्रल ऑपरेशन वाली विदेशी शाखा है तथा नॉन इंटेग्रल ऑपरेशन वाली शाखा है, इनको दो स्वरूप में हम प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, फॉरेन इंटेग्रल ऑपरेशन वाली शाखाएं कौन कौन सी है। विदेशी एकीकृत परिचालन वाली शाखा से तात्पर्य ऐसी विदेशी शाखा से है जो प्रधान कार्यालय के व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का ही एक अंग है तथा विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए व्यवहारों का प्रभाव प्रधान कार्यालय के वर्तमान एवं अथवा निकट भावी रोकड़ प्रवाहों पर पड़ता रहता है। दूसरी जो फॉरेन नॉन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की बात हम करते हैं, उसके अंतर्गत विदेशी गैर एकीकृत परिचालन शाखाओं से तात्पर्य ऐसे विदेशी शाखा से है जिसके विदेश में परिचालन व्यवहार प्रधान कार्यालय के प्रचालक व्यवहारों के साथ एकीकृत नहीं माना जाता है, क्योंकि विदेशी शाखा के व्यवहारों के कारण प्रधान कार्यालय के वर्तमान एवं भावी रोकड़ पर प्रभाव नहीं डाला जाता है। विद्यार्थियों, ये भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि विदेशी शाखा की मुद्रा में जो विनिमय दरें हैं वो विभिन्न प्रकार के होने के कारण इसका संबंध जो फॉरेन में हमारे बैंक हैं उन फॉरेन के बैंक में जो एक्सचेंज रेट है उसके फ्लक्चुएशंस को वहाँ के ट्रायल बैलेंस में दिखाकर तो अंत में उनको भारत में जो फॉरेन बैंक्स पाए जाते हैं उन फॉरेन बैंक्स में जो उदाहरण के रूप में हमने कनाडा की बात की थी, जापान की बात की थी, या हमने दूसरे जो फॉरेन ब्रांचेस हैं हमारे विदेशों में, उनमें जो फ्लक्चुएशन रेट है उसको किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्शाया जाएगा, इसके लिए एक अलग से एक स्वरूप बनाया गया है और जिसका स्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था जो भारत में है उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। उसका एक सेट प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंतर्गत ही जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं उन करेंसी फ्लक्चुएशंस को समावेश भारतीय करेंसी के अनुसार किया जाना ज़रूरी है और इसके लिए फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी एक उल्लेख करना अत्यावश्यक है और उसको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में भी दर्शाना अत्यावश्यक है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम लेखा मानक सेकंड की बात करते हैं तो दोनों वर्गों की विदेशी शाखाओं के जो मदे होते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स हो उसमें उनका बुक्स ऑफ अकाउंट उसमें समायोजन करना अति आवश्यक एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमको समझना बहुत अति आवश्यक हो।
क्योंकि अदरवाइज़ एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक साल के बाद अपने ब्रांचेस का मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन करेंगे तो हमको ये बात का पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉरेन ब्रांच ने कितना मुनाफा कमाया है या कितनी हानि हुई है। तो इसके लिए एक जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अब इसको समझने के लिए हमको किन किन अकाउंटिंग नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। इसके लिए हमारे लिए एज ए स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस हमके जानना बहुत ज़रूरी है कि ओपनिंग एक्सचेंज रेट क्या है, कोई भी विदेशी ब्रांच हो। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हम उसमें लेते हैं वो है एवरेज एक्सचेंज रेट। हमारे पास एवरेज एक्सचेंज पूरे साल के, आजकल तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हर घंटे होती है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हर घंटे फॉरेन एक्सचेंज के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो मॉनिटर की जाती है और उसमें करेक्शन भी की जाती है। तो सबसे पहले हम उनका ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एक्सचेंज रेट क्या थी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, और उसके बाद हम एवरेज एक्सचेंज रेट क्या रही पूरे साल भर के लिए, और इसके अलावा हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट को भी ज्ञात करते हैं। एक्चुअल एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब ये कोई भी फॉरेन ब्रांच कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करता है तो उसमें जो भारतीय फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी और विदेशों में जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं उनके जो हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसमें एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स what can be the rate applicable and what are the fluctuations and this impact on the actual branch account, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास एक और समस्या आती है इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में के लिए, जिसको एज ए स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस का समझना बहुत ज़रूरी है। वो है व्हाट कैन बी द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ contract. Can it be the exchange rate on the basis of the opening exchange rate? Can it be the exchange rate at the average exchange rate, or can be it be the closing exchange rate? तो इसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हेड ऑफिस होता है, जिस भी कंट्री का हेड ऑफिस होता है, वहाँ के मुख्य प्रबंधक को ही यह निर्णय लेता है कि उस वक्त कौन सा हम रेट कंसिडर करेंगे। तो रेट ओपनिंग एक्सचेंज रेट हो सकती है, वो रेट एवरेज एक्सचेंज रेट हो सकती है, या वो रेट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट हो सकती है। जनरली जो प्रोसीजरल है वो है एक्चुअल एक्सचेंज रेट को निर्धारित करके हम ऐसे फॉरेन ब्रांच अकाउंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द हेड ऑफिस को इनकॉर्पोरेट करने के वक्त हम एक्चुअल एक्सचेंज रेट को ही एक बेसिक एक्सचेंज रेट माना जाएगा। अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो बेसिक एंट्रीज हम क्या ले सकते हैं ट्रायल बैलेंस में? दैट कैन बी द स्टॉक इन हैंड, इट कैन बी द परचेज एंड सेल्स, इट कैन बी द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इट कैन बी द बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल, इट कैन बी द सैलरी एंड वेजेस, it can be the rent, rates and taxes, sundry charges, furniture, cash at bank, and their closing balance at a particular branch. तो इस तरह से एक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी बताई गई है कि हाउ टू मेंटेन द ब्रांच अकाउंट्स ऑफ द वेरियस ब्रांचेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अब इसके बाद मैं आज आप लोगों का
आप स्टूडेंट्स, आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, तो उस असाइनमेंट्स को आप भर के मेरे व्हाट्सअप नंबर 9351329052 पर भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका मूल्यांकन कर दूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।